पीपीटी जिससे क्या होगा कि आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। क्लियर है? वो आप बुक से पढ़ोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो पीपीटी में आई थिंक 14 स्लाइड है आज डिस्कस करने के लिए। 14 स्लाइड में बहुत सारा डिस्कशन है। लाइक ये पहला है, देन अ पूरा फ्लो चार्ट ऑफ कॉस्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग। ये 3 चीजें अपने कवर करना है। डन। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट दैट यू नीड टू स्टडी दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो उसमें 3 अकाउंटिंग है। ऐसा जो ना, अगर आप थोड़ा एक्सपांड करें स्कोप को कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में कितने हो सकते हैं, तो इट इंक्लूड्स मोर देन 8 अकाउंटिंग। लाइक उसमें एक टैक्स का अकाउंटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होता है, बट अपने करिकुलम में एट फाउंडेशन होगा टैक्स का अकाउंटिंग अलग होता है। मतलब आपका प्रॉफिट आया मान लो कि 50 लाख रुपए, तो टैक्स वाले आपका प्रॉफिट नहीं मानते, बोले हम जो बोले ना हमारे सिस्टम से कैलकुलेट करो, तो वो हुआ टैक्स का अकाउंटिंग। तो वो अभी इंटर और फाइनल का बात है। बट अभी आपके कॉस्ट फाउंडेशन लेवल पे नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 टर्म: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड आपका क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, मैं ये शेयर कर दूंगा। सो व्हाट डू यू मीन? कर देंगे शेयर, मतलब पीपीटी फॉर्म में। ये तो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। आई विल शेयर दैट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो एक बार रीड करो। आई होप सबको पता होगा जो अकाउंट्स होता है नॉर्मल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल बैलेंस शीट बनाना ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर सारे अकाउंट्स को सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस अकाउंटिंग इज ऑल्सो टर्म एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है कि बैलेंस शीट और पीएनएल बना के आपको अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। होगा ना? जैसे आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आपके पीएनएल बैलेंस शीट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे और जगह पे भी देने पड़ते हैं। क्लियर है? इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एस्पेक्ट। इट इज द प्रोसीजर ऑफ जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन शॉर्ट अगर अपने लेमन लैंग्वेज में बात करें, ये वर्ड पे नहीं जाए, तो इट इज योर अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो अपना अभी मेन डिस्कशन है। क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का? टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर डेटा टू दी मैनेजमेंट। अब याद करो ये 2 टर्म थे, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन करना हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ क्लासिफाइंग records and appropriate allocation of expenditure to determine the cost of the product or service. और पैरेलली अगर थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना हो, इट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो प्रोवाइड डेटा टू द मैनेजमेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बट डेफिनेशन में उन्होंने कवर नहीं किया। डेफिनेशन में क्या किया है कि आप प्रॉपरली सारा एलोकेशन करो टू कैलकुलेट योर कॉस्ट पर यूनिट और फॉर सर्विस। देन एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? हाँ, ये टर्म आपने सुना है पहले? अब याद नहीं? नहीं, ऐसा मत बोलो नहीं सुना है, सुना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। मैनेजमेंट में क्या है कि मेरे पास सारा डेटा हो, उसमें से मेरे को कोई कॉल लेना हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। जैसे आप ना, एक मैंने ना एग्जांपल दिया होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रोडक्ट अगर कोई 8 रुपए में मांग रहा है तो दे कि नहीं दे। इट इज अ कॉल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कोई प्रोसेस किए बिना, कैलकुलेशन किए बिना हाँ या नहीं बोलेगा। मान लो आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो और आपके पास एक प्रोजेक्ट आया टू एक्सपांड योर बिजनेस, कि आप एक नई सिटी में एक्सपांड करने वाले हो। क्लियर है? तो आप हाँ या ना बोलोगे ना। हाँ, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। कैसे बोलोगे वो? मतलब डेटा लाना पड़ेगा ना। वो कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है कि पीएनएल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ या कॉस्ट शीट बनाओ। कॉस्टिंग का स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है कि कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट ही बनानी है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन मेकिंग का काम होता है, और उसका कोई स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्ट मतलब फॉर्मेट नहीं है। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को बढ़ाना, मतलब इनकम को बढ़ाना, राइट। तो एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरी कंसर्न विद द मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कंसेप्ट। एप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कंसेप्ट, पता नहीं वो कौन से सिस्टम में आपको क्या अप्लाई करना पड़े, ठीक है, वो स्कोप, उसका स्कोप बहुत बड़ा ही है। विच हेल्प द मैनेजमेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ प्लान फॉर अ रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या? प्रॉफिट इंक्रीज करना। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइड स्कोप, ठीक है, उसका वाइड स्कोप है जिसमें बहुत सारे चीजें ऐड होगी, राइट ना। तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हार्डकोर अकाउंट, जो अपने को पता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपने कॉस्टिंग करते हैं उसको कहते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें
बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो ये 3 चीजें हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। देन ये पूरा ना आपका फ्लो चार्ट ऑफ और वी कैन से स्कोप ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग का स्कोप क्या है, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ द कॉस्टिंग। सो नंबर 1, सपोज यू आर डूइंग कॉस्टिंग फॉर अकाउंटिंग ईयर 21-22, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो कुछ एक्टिविटी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होता है, और कुछ ड्यूरिंग द ईयर है, और कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर है। और आपको ये बोला गया था कि आप है ना 3 डिपार्टमेंट याद रखो, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, एक बजट डिपार्टमेंट, और तीसरा है एक्चुअल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो कॉस्टिंग करेगा। क्लियर है। तो मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हो फॉर और कॉस्टिंग कर रहे हो फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22, तो 1 अप्रैल 2021 इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। उससे पहले क्या क्या काम हो जाएगा, तो पहले जो है ना, ध्यान दो यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है ना, ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉस्टिंग पढ़ना है प्रॉपरली, तो ये क्लैरिटी चाहिए, ये सीक्वेंस का क्लैरिटी चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब ईयर अगर स्टार्ट नहीं हो उससे पहले क्या करेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल सेट स्टैंडर्ड फॉर द ईयर, कि पूरे साल में आपको अगर कोई यूनिट बना रहे हो तो वो कितने में बनेगा, वो सारा सेट कौन करेगा, स्टैंडर्ड। इट विल प्रोवाइड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कि भाई एक यूनिट बनाने में, मान लो आप है ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि ईयर स्टार्ट हो उससे पहले एक मोबाइल बनाने में क्या खर्चा लगेगा ना, उसको ब्रेकअप करके, ऐसा नहीं लमसम भाई 5,000 लगेंगे, ऐसा नहीं है, मटेरियल का कितना, लेबर का कितना, ओवरहेड का कितना, ऐसा एक स्टेटमेंट बना के देगा कौन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट। वो उनका काम है कि भाई मटेरियल का आप एस्टिमेट निकालो कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगता है, रेट लाओ मार्केट से, कितना लेबर का कॉस्ट लगेगा मार्केट से रेट लाओ, उस हिसाब से आप बोलो कि एक मोबाइल सेट बनाने में कितना खर्चा लगेगा। इट विल प्रोवाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट। सेकंड, ये एक्टिविटी कब होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर स्टार्ट हुआ ना उससे पहले, कि आपको एक मोबाइल बनाने में 5,000 का खर्चा लगने वाला है। दूसरा जो सीक्वेंस में काम आता है वो किसका आता है, बजट डिपार्टमेंट का। बजट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर बजट फॉर द अपकमिंग ईयर, पूरे साल का एक बजट बनाया जाएगा। बजट में क्या इंफॉर्मेशन होगा पता है, कि मान लो एक यूनिट बनाने में 5,000 रुपए लग रहे, तो बजट क्या करेगा, ये डेटा को उठाएगा कि एक यूनिट बनाने में 5,000 लग रहे, 5,000 के से बेटर ये आप ये समझो उसका बाइफिकेटेड नंबर होगा, मटेरियल के 2,000, लेबर के 1,000, वो बाइफिकेटेड नंबर होगा। वो बजट डिपार्टमेंट के पास आया, बजट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर वन स्टेटमेंट कि हम अगले साल कितने यूनिट बना के बेचने वाले। मान लो आप 10,000 बेचने वाले हो, तो 10,000 यूनिट इंटू 5,000 रुपीज, दैट इज योर कॉस्ट। वो बाइफिकेटेड मैनर में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका बाइफिकेशन रखेगा, और पैरेलली वो कितने में बिकेगा वो भी कोट किया जाएगा। मान लो 7,000 में बिक रहा है और 5,000 में बन रहा है, तो पर यूनिट यू विल गेट 2,000 प्रॉफिट, और 2,000 इंटू नंबर ऑफ यूनिट यू आर गोइंग टू सेल एंड प्रोड्यूस एंड सेल 10,000, मतलब जो भी हो, तो वो आपका क्या प्रोवाइड होगा, बजटेड प्रॉफिट। ये दोनों के दोनों एक्टिविटी कब होगा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से पहले ये दोनों एक्टिविटी हो जाएगी। आई होप ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल सेट स्टैंडर्ड कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगेगा, और आपको और लगेगा शायद उस टाइम आपने मिस किया हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल सेट अ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आल्सो, कि एक यूनिट कितने में बिकेगा। ठीक है, क्या ये कंफर्म नंबर है, कोई कंफर्म नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। क्लियर है। ये दोनों डेटा लेके बजट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर वन बजट, कि ये इतना खर्चा होगा और इतने में बिकेगा, सो इतना प्रॉफिट होगा। ये बजट है, बजट ध्यान देना, ये एक्चुअल में नहीं होने वाला है, एक्चुअल में कुछ और होगा। तो ये आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ये सारी एक्टिविटी होगी, फिर आपका एक्चुअल ईयर स्टार्ट होता है, और एक्चुअल ईयर में आपका एक्चुअल कॉस्टिंग होगा। एक्चुअल कॉस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कितना मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, कितने में प्रोडक्ट बिक रहा है। क्लियर है। क्या पता आपने ये जो बजट बनाया था ना, लेट्स अज्यूम यू हैव मेड द बजट फॉर 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट के लिए बनाया था आपने। ठीक है, तो 1,000 यूनिट्स अगर आपने 7,000 रुपए सेलिंग प्राइस रखा है, ठीक है, और अपना कॉस्ट क्या था कि 1,000 यूनिट 5,000 रुपए का कॉस्ट होगा, तो पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 इंटू 1,000 यूनिट, मतलब आपने 20 लाख रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट रखा था। एस्टिमेटेड नहीं, इट इज अ बजटेड प्रॉफिट, राइट, इट इज व्हाट, बजटेड प्रॉफिट। फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, आपका एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगा। एक्चुअल एक्टिविटी में आपका एक्चुअल कॉस्टिंग हो रहा है, उसमें आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री।
कि आप कौन सी इंडस्ट्री में फॉलो होते हो, इसका अलग डिस्कशन है बाद में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बट मेथड ऑफ कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। तो कितनी मेथड्स है आपके पास? प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग एंड बैच। ये कौन सी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है वो आपका काम है मेमोराइज करना, बट अपने बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज फॉर सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, ये बात हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, ये पांचों के पांचों अपने बाद में बात करेंगे। सो एक्चुअल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का पहला काम क्या है? दे हैव टू आइडेंटिफाई कि हमको कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री। उसके हिसाब से वो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे पूरे साल। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये स्पॉन्टेनियस नहीं कि एक बार करा और हो गया। जैसे बजट बना रहे हो आप, तो बजट तो क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने डेटा दिया, मैं एक बार बैठ गया और बजट बन गया। बट एक्चुअल कॉस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। और ईयर के एंड में आपके पास क्या मिलेगा? एक्चुअल कॉस्टिंग विल प्रोवाइड यू एक्चुअल प्रॉफिट, कि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया। तो उसमें कितने सारे डेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने यूनिट आपने बनाए, कितने बेचे, बनाने में कितना खर्चा लगा था। आपने सोचा था 5,000 में बनेंगे, शायद 5200 हुआ हो, 5500 हुआ हो। तो ये सारे डेविएशन की वजह से आपका जो बजटेड प्रॉफिट था और एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें प्लस माइनस होगा। मान लो बजटेड प्रॉफिट 20 लाख है, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया 18 लाख, तो ये 2 लाख रुपीस है ना, इसको क्या कहते हैं अपने? वेरियंस, वेरियंस इन प्रॉफिट। अब ये काम वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का है। आफ्टर द ईयर वो लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल रिकंसाइल, रिकंसाइल मींस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। कौन से दोनों पॉइंट? एक्चुअल प्रॉफिट विद बजटेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 20 लाख, सॉरी बजटेड प्रॉफिट कितना था? 20 लाख, एक्चुअल कितना है? 18, 2 लाख कम आया ना। तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डेविएशन, या डेविएशन बोलो या वेरिएंस बोलो, कि 2 लाख कम क्यों आया। मटेरियल का खर्चा ज्यादा हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप बोलो ना 4-5 रीजन, चलो एक तो मटेरियल का खर्चा बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? यूनिट कम सेल हुए, यस, और मतलब और कोई एक्सपेंस बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, तो भी प्रॉफिट। तो ये कुछ भी रीजन हो ना, कुछ भी हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट प्रिपेयर वन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि 20 का 18 क्यों हुआ, वो सारे रीजन बताओ, एंड दैट रीजन विल बी सबमिटेड टू मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिया जाएगा कि ये 2 लाख रुपए इस वजह से कम हुआ, आप देख लो। और मैनेजमेंट का फिर काम क्या है कि अगर वो रीजन जस्टिफाइबल है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जस्टिफाइबल नहीं है, देन दे विल टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि फ्यूचर में ये रिपीट ना हो। क्लियर? दैट इज द टोटल सिनारियो, और वी कैन से ये स्कोप है आपका कॉस्टिंग का, करेक्ट ना। ये कॉस्टिंग का जो मेन स्कोप है ना ये है। इसके अलावा मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें भी आएंगी, ठीक है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, बट वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, वो कॉस्टिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है, या वी कैन से कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। करेक्ट? ये फ्लो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि आपका बजटेड प्रॉफिट 20 था और इस साल आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 24 लाख, तो रिकंसिलेशन करना चाहिए कि चलो चेक करो। क्यों करना है? अपने खुशी नहीं मनाया, 4 लाख ज्यादा आ गया। वैसे 4 लाख ज्यादा हुआ इस बार। मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपका? कि आपको, आपने बजटेड 20 लाख रखा था, ये मैंने ना बोला हुआ, आपको याद नहीं है कि क्यों करना चाहिए, उसका रीजन। बजटेड 20 लाख रखा था और आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया 24 लाख, तो 4 लाख ज्यादा है, तो क्यों रीजन ढूंढने जाना है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 4 लाख ज्यादा है, मजे करो। मतलब क्यों आप रीजन ढूंढ के क्या मिलेगा कि ऐसा तो क्या हो गया कि अगली बार भी करे ऐसा? बस वही रीजन है, 4 लाख एक्स्ट्रा आया तो क्यों रिकंसिलेशन करना है? सी, एक बार सुनना ध्यान से, अपने ना, आपका जब भी आप कुछ, कभी भी कोई भी डेटा रीड करो या कुछ चीज सुनो ना, तो अगर आपको प्रोसेस करना है ना उसको प्रॉपरली, तो ना क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत चाहिए। आप ना एक एंगल से नहीं सोचना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि भाई हमने ये सोचा था कि भाई ये खर्चा 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए, और उसकी जगह 6 लाख हुआ, तो 1 लाख एडवर्स हुआ, ज्यादा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम आएगा, हाइपोथेटिकली माने अपने। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख से कम आया, मतलब किसने खर्चा किया उसको बुलाओ, 5 लाख के बदले 6 लाख किया है उसको बुलाओ, और उसको पूछो क्यों 1 लाख ज्यादा हुआ। एक ये अप्रोच हुआ। दूसरा ये अप्रोच भी हुआ कि आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया था। आपने 5 लाख किया, किसको पूछ के किया? आपके दिमाग से किया, बट रियलिटी में तो वो 6 लाख ही है, तो उसने तो कोई गलती नहीं की है। करेक्ट? तो अगर सी कम आया प्रॉफिट, तो ह्यूमन नेचर है कि चेक करने जाओगे
ज्यादा आया ना तो भी जाना चाहिए टू आइडेंटिफाई। एक तो रीजन आपने सही बोला कि पता तो चले कि क्यों ज्यादा आया, दूसरा ये भी पता चले कि क्या हमने स्टैंडर्ड गलत तो सेट नहीं किए है। ऐसा भी हो सकता है ना कि स्टैंडर्ड गलत सेट किए अपने, तो स्टैंडर्ड सेट करने वालों को बुलाना पड़ेगा कि क्या कर रहे है तू, समझना ना, वो दोनों चीज से आपको चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी डेविएशन इट रिक्वायर रिकंसिलेशन, अगर डेविएशन है यू हैव टू गो फॉर अ रिकंसिलेशन, राइट। सो आई होप ये स्कोप पूरा पता है। ये कोई पूछता नहीं है, मतलब ये कोई पूछने वाला नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्टिंग। ये इनसाइड ऑफ कॉस्टिंग है कि आपको ये पूरा फ्लो पता हो कि पूरे साल में होता क्या है, राइट। ये आपके करिकुलम में नहीं है, आप अगर चेक करोगे तो मॉड्यूल में ऐसा कुछ है नहीं कि इस तरीके से कॉस्टिंग चलता है, बट आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखना, कुछ पूछना है यहाँ पे, याद आ रहा है ऐसा कुछ करा था अपने ने? ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये थोड़ा फास्ट ट्रैक कंप्लीट करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चलो पहले है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलो, चलो याद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट इट इज स्ट्रेट अवे ट्रेसेबल विद प्रोडक्ट, ठीक है। आप पेन और पेंसिल का एग्जांपल याद करो, अगर पेन और पेंसिल दोनों बना रहे हैं ना, तो उसमें ग्रेनाइट और वुड जो है वो स्पेसिफिक पेंसिल का कॉस्ट है। मेरे को एक भी डाउट नहीं आ रहा है कि ये पेन का कॉस्ट है। अगर इंक कोई पूछेगा इंक, तो वो पेन का है। तो जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो कि ये इसी प्रोडक्ट का खर्चा है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। और जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, जो कॉमन एक्सपेंस है लाइक अकाउंटेंट सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज अ कॉमन कॉस्ट। वो आप ओवरहेड में ट्रांसफर करते हो और फिर एक मैकेनिज्म लगा के प्रोडक्ट कॉस्ट में ट्रांसफर करते हो। ये जो लाइन बोल रहा हूँ वो सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए। प्रोडक्ट कॉस्ट मींस व्हाट, कि आप कॉस्टिंग करने बैठे, कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम पहले सुना था, आप पेन और पेंसिल बना रहे हो, तो पेन और पेंसिल का सीपीयू निकालना पड़ेगा कि एक पेन बनाने का खर्चा कितना, एक पेंसिल बनाने का खर्चा कितना। तो जो डायरेक्ट है ना वो सीधा सीधा पेन और पेंसिल में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट है वो आप कॉमन पूल में लेके जाओगे कि रेंट है फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन है पूरे प्रीमाइसिस का, अकाउंटेंट का सैलरी है, उसको कॉमन पूल में लेके मतलब लेके जाओगे। फिर उसको अपने ओवरहेड कहते हैं, और ओवरहेड को अप्रोप्रिएट तरीके से बाइफरकेट करते हो फैक्ट्री, एडमिन एंड एसएनडी में। फिर अगर फैक्ट्री ओवरहेड में मान लो 5 लाख रुपए आए पूरे साल के, तो वो उसमें से पेन के कितने और पेंसिल के कितने, ये रिकवरी ऑफ ओवरहेड है। तो उसमें कुछ रूल लगाया जाएगा, कुछ ना कुछ रूल होगा जो अपना काम नहीं है अभी, बट मैं आपको ये अपने डिस्कशन कर चुके हैं। मान लो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल करा और 5 लाख रुपए आए, तो जाने तो पेन और पेंसिल में ही है, तो पेन का कितना और पेंसिल का कितना, उसके लिए कुछ रूल लगाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है कि आधा आधा कर दो, कितने यूनिट है वो देखो, ये सब कुछ हो सकता है। बट आपको ये पता चलना चाहिए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉमन एक्सपेंस, जिसको अपने ओवरहेड बोलते हैं अपने कॉस्टिंग लैंग्वेज में। और ओवरहेड के 3 पार्ट है, फैक्ट्री, एडमिन एंड एसएनडी, राइट। तो वैसे एग्जांपल भी रखा हुआ है लाइक डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, रेंट, यूटिलिटीज एंड जनरल एक्सपेंस। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज? यूटिलिटीज क्या होता है? हाँ, वो तो आप बल्ब देख के बोलते हैं। यूटिलिटीज से क्या, 2-3 एग्जांपल दो आप, यूटिलिटीज से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो आप कह सकते हो इट इज अ यूटिलिटी एक्सपेंस। आप है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो ना, जैसे यहाँ पे पेंट्री चलती है, तो उसमें वो भी कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? इट इज अ यूटिलिटी कॉस्ट कि भाई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको ये सारे एक्सपेंस करने पड़ेंगे, विच इज कॉमन। इलेक्ट्रिसिटी भी ये ध्यान देना, ये तो यहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार डायरेक्ट कॉस्ट भी होता है। मान लो एक मशीन चल रहा है जिसपे पेन बन रहा है, और वो मशीन का हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर एक मशीन का नहीं होगा, मान लो एक पूरा बिल्डिंग है जहां पे सिर्फ आप पेंसिल का काम करते हो, या जो भी एक प्रोडक्ट है उसका काम करते हो, तो वो सारे बिल्डिंग का एक्सपेंस आएगा, वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। बट एक एडमिन ऑफिस है, तो एडमिन ऑफिस में भी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वो आपका क्या है, यूटिलिटी कॉस्ट है, और वो कॉमन कॉस्ट होता है, करेक्ट। यूटिलिटी मींस स्मॉल सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहता है, बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज, राइट, इट इज कॉल्ड यूटिलिटीज। ओके, ये आपको याद होगा ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, फिर आपका फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मतलब वो
क्या होता है, इट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट दैट यू प्रोड्यूस। मान जितने भी यूनिट बनाने हो वो बनाओ, सर्टन लेवल तक वो फिक्स रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझो ध्यान से कि अपने ना ये एकेडमिक वाला एग्जांपल याद करो। मैंने आपको ये बोला है कि मान लो ये क्लासरूम का कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे और इसका रेंट है मंथली 1 लाख रुपीज, हाइपोथेटिकली माने अपने, तो 1 लाख इज अ फिक्स एक्सपेंस irrespective of number of student up to certain limit। ये इंपॉर्टेंट है, अप टू सर्ट मतलब जनरली लोग है ना ये डायलॉग बोल देते हैं, फिक्स मतलब फिक्स, जितने भी बनाओ। यहाँ पे 60 का है, 600 थोड़ी आएंगे, ठीक है, वो लेयर बना के ऊपर बिठा दो, बोले ऐसा नहीं होगा। बट वो बात है कि एक स्टूडेंट हो या 10 हो या 15 हो या 25 हो या 60 तक हो, वो 1 लाख रुपए पर मंथ फिक्स ही है। क्लियर है? अप टू सर्टन लेवल। 60 के बाद यू हैव टू गो फॉर अ सेकंड रूम, तो उसका अलग से लगेगा। इन अ लॉन्ग रन, ये स्टेटमेंट याद रखना, इन अ लॉन्ग रन ईच एंड एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर। इन अ लॉन्ग रन अप टू सर्टन लिमिट इट इज फिक्स, बट फिर भी अपने को अगर समझना हो तो एक बार रीड करना। फिक्स कॉस्ट आर कॉमनली डिस्क्राइब as those which remain fixed in total amount with increase or number decrease in the volume of output or productive activity for a given period of time। वो फिक्स रहता है, इंक्रीज डिक्रीज अगर आपका आउटपुट हो रहा है तो उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिक्स। बट मैं आपको थोड़ा ऊपर का व्यू दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि वो फिक्स रहेगा अप टू n नंबर ऑफ यूनिट, एक सर्टन लेवल तक है, फिर उसके बाद वो भी इंक्रीज होगा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस व्हिच वेरी इन टोटल in direct proportion to the volume of output. This cost per unit remain relatively constant with the change of in production। एक लाइन ये भी आप याद रखना, fixed cost in total remain constant but per unit it is decreasing as you increase number of unit। मान लो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, 1 लाख रुपए ये प्रेमाइस, ये इस क्लासरूम का रेंट है, तो एक स्टूडेंट है तो टोटल 1 लाख है, पर स्टूडेंट कितना रहेगा 1 लाख। अगर 2 स्टूडेंट है तो टोटल 1 लाख ही है, बट पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 50। 4 स्टूडेंट है तो टोटल 1 लाख है, पर स्टूडेंट 25। अगर 10 है तो पर स्टूडेंट 10, 20 है तो पर स्टूडेंट 5000। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन कांस्टेंट, it will decrease in terms of per unit, decrease in terms of per unit as you increase your number of unit। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इन टोटल इट इज डिफरेंट। ठीक है, आप अगर मान लो वेरिएबल कॉस्ट क्या, आपको अपने एग्जांपल में ये जो स्पाइरल दिया है, बुक दिया है, दैट इज वेरिएबल, वो तो स्टूडेंट के साथ ही लिंक है। मान लो एक जो बुक का सेट है वो 1000 रुपए का है, तो एक स्टूडेंट है तो 1000 होगा, 2 स्टूडेंट है तो वो कितना कॉस्ट होगा 2000, 10 स्टूडेंट है तो 10000। बट अगर पर स्टूडेंट कॉस्ट निकालोगे ना, इट विल रिमेन कांस्टेंट। एक स्टूडेंट था तो 1000, 10 स्टूडेंट है तो 10000, बट पर स्टूडेंट तो 1000 ही है। तो ये चीज ध्यान रहे, ये आपके एमसीक्यू में या कहीं पे आ सकता है, that fixed cost in total remain constant and as you increase number of unit, per unit वो decrease होता है। variable cost in total वो different है, हर लेवल पे different है, but per unit it is what constant। then semi variable cost क्या है, semi variable are cost which are partly fixed। example क्या है इसका, electricity expense। electricity में एक बिल होता है, वो बिल में एक जो मीटर का रेंट है वो फिक्स है, आप यूज करो कि नहीं करो वो आपको पे करना है। और बाकी जो कंजम्पशन चार्जेस है दैट इज लिंक विद नंबर ऑफ यूनिट दैट यू कंज्यूम्ड, तो वो दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। एक टेलीफोन बिल का भी बात हुआ था अपना, टेलीफोन बिल भी यही होता है। क्लियर है? ये ना वैसे मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट वो अभी रिवीजन सेशन में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि व्हाई वी आर डूइंग दैट क्लासिफिकेशन। आप याद करो, ये मैंने जस्टिफाई किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो क्यों करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं करोगे ना तो आपका कॉस्टिंग ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट को अलग करो, इनडायरेक्ट को अलग करो। इनडायरेक्ट में तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कॉस्ट में कितना डाले। क्लियर है? तो ये तो ऑब्वियस है, कॉस्टिंग करने का इनहेरेंट नेचर है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल क्यों करते थे, तो उसका एक एग्जांपल था कि आपको जब डिसीजन लेना हो ना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन के लिए, द ओनली रिलेवेंट कॉस्ट इज व्हाट, वेरिएबल। ये इनिशियल सेशन में बोला होगा कि फिक्स कॉस्ट तो आप कर चुके हैं ना। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं, याद करो। मान लो आपका 1 लाख यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, मैं सब में नहीं रिवाइज करूंगा बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। वो तो अपने नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो अपने सिर्फ पढ़े नहीं, आपको पता भी चले कि क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो मान लो आपका 1 लाख यूनिट का कैपेसिटी है, पूरा आपका सेटअप है, उसमें आप प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो, और अभी आप है ना 80,000 यूनिट पे ऑपरेट कर रहे हो, राइट। अब कितने पे ऑपरेट कर रहे हो, 80,000 पे। तो आपका मटेरियल का कॉस्ट
वो 5 रुपीज है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, जितने यूनिट बनाओगे उतना लगेगा। फिर लेबर का कॉस्ट अगेन वो भी वेरिएबल है 5 रुपीज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 10 रुपीज। अब फिक्स एक्सपेंस जो था ना वो था लेट्स से एज्यूम 6,40,000। 6,40,000 उसमें फिक्स में क्या आ गया, रेंट आ गया आपका, डेप्रीशिएशन सब कुछ आ गया। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 यूनिट्स, क्योंकि अभी तो 80 बना रहे हैं, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 8 रुपए। तो टोटल एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है 18। आप कितने बना रहे हो 80,000। आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितना है 20,000। 20,000 का स्पेयर कैपेसिटी है ना। ओके 1 लाख है और आपने 80,000 बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अच्छा लिखा भी 1 लाख ही था। 1 लाख यूनिट आप 80,000 आप बना रहे हो। ये मैंने ना फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बोला होगा ऐसा कुछ। मान लो आपके पास 20,000 है, आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है 20,000 का, और आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ये 20,000 यूनिट चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि 15 रुपए में चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप 25 में बेच रहे हो, 18 में बन रहा है और कितने में बेच रहे हो 25 में। पर ये 20,000 यूनिट मांग रहा है कितने में 15 में, और आपसे ये पूछे कोई क्या ये हम 15 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बिकॉज वी विल चेक ओनली वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स तो अभी थोड़ी होगा। वो जो रेंट ले लिया 640 वो वापस थोड़ी मांगेगा कि लाओ आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो। तो आपको ये देखना है कि ये एक्स्ट्रा बनाएंगे 20,000, उसमें खर्चा क्या होगा, तो यही खर्चा होगा ना 10 रुपए। 10 रुपए खर्चा होगा, 15 में बिक रहा है तो 5 रुपए प्रॉफिट होगा। क्लियर है, वो 8 रुपए कंसिडर नहीं करते। ये नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, जब आप बाइफरकेट करो अपने कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में, अदरवाइज आप ऐसे डिसीजन नहीं ले पाओगे। राइट, समझ में आ रहा है ना। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग बाइफरकेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। राइट, वापिस बोल रहा हूँ, सारे जस्टिफिकेशन रिवीजन सेशन में नहीं दे पाएंगे अपने, ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा था कि ऐसा कुछ अपने जस्टिफाई किया था। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड अ वैल्यू एडिशन। बाकी रीड करके तो आप भी पता कर सकते हो कि फिक्स एंड वेरिएबल क्या है। ओके नेक्स्ट, नेचर ऑफ एलिमेंट। तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। जब आपका कॉस्ट शीट है तो आप उसको बाइफरकेट करो कि मटेरियल का खर्चा कितना है, लेबर का कितना है, और एक्सपेंस अदर एक्सपेंस कितना है। क्यों करना है ये बाइफरकेट, नहीं एक्सपेंस में फिर सब आ जाएगा, ऑल अदर एक्सपेंस। आप समझो ये प्राइम कॉस्ट का बात नहीं हो रहा है। मटेरियल आप अपने आप पढ़ क्या रहे पता, हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मान लो एक यूनिट बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, 100 में एक बार ध्यान देना, मटेरियल का आपका 50 रुपए, लेबर का 10 रुपए, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया 60। फिर ओवरहेड है, ओवरहेड में बहुत सारे होंगे ना, तो वो सब है 40 रुपए। तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि आप बताओ कि 50, 10 और 100, सॉरी 40, टोटल आपका 100 का कॉस्ट है, मतलब उसमें 50 ये है, 10 ये है, और अदर कॉस्ट कितना है आपका 40। मतलब अगर ये क्लासिफिकेशन करना हो तो आप देखो, मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। जनरली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि आप ये बताओ कि ये 50 है, ये 10 है, और ये क्या है 40 है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्यों करना है ये बाइफिकेशन। ये ना देखो, आप ध्यान से देखो कि अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो इंग्रेडिएंट फॉर मील वो मटेरियल हुआ, फिर आप क्लोथ का शॉप है तो गुड्स जो परचेस करोगे वही है, लेबर क्या है तो शेफ और जो चार्जेस पे करते हो आप, ठीक है। और अगर आप क्लोथ के हो तो कैशियर का वेजिस या कोई और वेजिस आप पे कर रहे हो तो वो आपका लेबर में आएगा। एक्सपेंस बाकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है अदर एक्सपेंस है। मार्केटिंग कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा, एक्सपेंस में। क्लियर है, एक्चुअली ना एक्सपेंस फिर फर्दर बाइफरकेट होता है ओवरहेड्स में, तो वो जनरली बोल रहे हैं कि सारा एक्सपेंस को आप ओवरहेड मानो। क्लियर है, इन शॉर्ट 3 बाइफरकेशन करो, मटेरियल का कितना है वो बताओ, लेबर का कितना है वो बताओ, और बाकी सब खर्चे कितने हैं वो बताओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये क्यों बाइफरकेट करना है, दैट इज द नेचर और एलिमेंट। कि भाई आपके नेचर और एलिमेंट वाइज अगर बाइफरकेट करना है तो इस तरीके से 3 बाइफरकेशन है, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, और अदर एक्सपेंस अलग। क्यों करना है सुनो ध्यान से। एक्चुअली ना कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपका मटेरियल का खर्चा ज्यादा है ना तो उसको बोलते हैं मटेरियल ड्रिवन इंडस्ट्री, जहां पे सबसे, क्योंकि ना आप देखो ध्यान से, आपके 100 रुपए में 50 यहाँ जा रहा है, 10 यहाँ जा रहा है और 40 यहाँ जा रहा है। तो ये बाइफरकेशन आपको बताएगा ये
कि है ना मटेरियल पे फोकस करना। अगर मटेरियल ऊपर नीचे हुआ ना तो आपका कॉस्टिंग पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी कंपोनेंट क्या है, मटेरियल। इट इज मटेरियल ड्रिवन इंडस्ट्री। तो आपका सारा एनर्जी, अगर आपको प्रायोरिटी सेट करना है तो मटेरियल पे पहले रखना चाहिए कि मटेरियल प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, अपने उसको प्रॉपरली मैनेज करें। अगर वो मान लो 20% ऊपर हो गया तो आपका कॉस्ट 10 रुपए बढ़ जाएगा। बट मान लो आपका लेबर 20% ऊपर चला गया तो 2 रुपए से बढ़ेगा ना कॉस्ट, 2 रुपए विच इज इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। तो ये बाइफिकेशन विल हेल्प यू कि भी अपने फोकस कहाँ करना है। क्लियर, ये तीनों कंपोनेंट में से ज्यादा फोकस कहाँ करना है, जिसको प्रॉपरली मैनेज करें, राइट। एलिमेंट वाइज बाइफिकेशन सिंपल है कि मटेरियल का कितना, लेबर का कितना और बाकी सब खर्चे कितने। डन। चलो नेक्स्ट देखना, फंक्शन वाइज अगर बाइफिकेशन कर रहा हूं तो ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चर करने का खर्चा कितना, वही है, कॉस्ट शीट वही है, बट उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से बाइफिकेट कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि कॉस्ट शीट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अदर ओवरहेड। तो पहला वाला क्या कह रहा था, इसमें से फिक्स अलग करो और वेरिएबल अलग करो, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव में चाहिए था। दूसरा वाला ये बोल रहा है कि इसमें से मटेरियल लेबर को अलग करो, मटेरियल को अलग करो, लेबर को अलग करो और फिर अदर एक्सपेंस को अलग करो, उसका अलग इंटेंशन है। क्लासिफिकेशन का कोई एक इंटेंशन नहीं कि यही पर्पस से कर रहे हैं, अपने जो रिक्वायर्ड पर्पस है उस हिसाब से आप क्लासीफाई कर रहे हो। वैसे ही एक और क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन बनाने का खर्चा कितना है। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट का क्वांटिफिकेशन करना हो तो ये रहा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये बनाने का खर्चा है, प्लस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू बी प्रिसाइज। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हुआ क्या, मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड। ये और बाकी का क्या है, कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, एडमिन ओवरहेड एंड एसएनडी ओवरहेड। तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि भाई आपका अगर टोटल 100 रुपए खर्चा हो रहा है तो मेरे को दो बाइफिकेशन दो कि बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, मान लो वो 80 है और कमर्शियल कॉस्ट कितना है, वो है 20। तो इस तरीके से बाइफिकेशन दो। क्लियर है, क्या काम आएगा ये बाइफिकेशन। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि प्रोडक्ट ए ये है और प्रोडक्ट बी ये है, कि बनाने में उसमें 40 रुपए लगते हैं और कमर्शियल कॉस्ट उसका 60 है। बाकी आप है ना सीधा हो गया ना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल कॉस्ट, बनाने के अलावा जो खर्चे लगते हैं वो, तो एडमिन एंड एसएनडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो बनाने में खर्चा लगता है, मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वो एकदम बेसिक नॉलेज है, मैं बोला हूँ क्यों करना है, वो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, भले फाउंडेशन में कोई पूछेगा नहीं। क्यों करना है आपको ये बाइफिकेशन, सी आप में ये भी अपने डिस्कस हुआ है, आप इवोपरेट लॉस ज्यादा हो रहा है, ऐसा है अपने ना। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है ना, बनाने का खर्चा ज्यादा है, 100 रुपए है मान लो, और ये दोनों प्रोडक्ट मान लो कि 120 रुपए में बिक रहे हैं, तो अगर मुझे ये कंपनी इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट में एंटर करना है ना एज अ थर्ड पर्सन, तो आई विल चूज प्रोडक्ट बी, क्योंकि प्रोडक्ट बी में मार्जिन इंप्रूव करने का स्कोप है। क्योंकि 60 रुपीज जो है ना, वो आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीज है। मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हो आप तो उसको तो कम कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे आप करो, उसके बाद उसको कम कर सकते हैं। बट अगर बनाने का ही मेजर खर्चा है तो बनाना तो पड़ेगा ना, वरना बेचोगे क्या। समझ में आ रहा है ना। तो ये बाइफिकेशन कोई थर्ड पार्टी अगर कोई कंपनी को या कोई बिजनेस को चेक कर रही है कि कौन से बिजनेस में, कौन से पोटेंशियल बिजनेस में एंट्री लेना है, तो दे विल चेक लाइक दैट कि इसको बनाने का कितना लगता है और उसको मार्केट करने का खर्चा कितना लगता है। अगर बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, 80-90% है, तो उस बिजनेस को बोला जाता है कॉमोडिटी का बिजनेस है, जहां पे कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है, सारा मार्जिन बनाने में ही है कि 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 110 में बेच रहे हैं और बनाने में 80-85 लगते हैं, तो ज्यादा मार्जिन का स्कोप नहीं है आपके पास, राइट। बट अगर आपको वो बनाने में 40 लग रहे हैं और उसको मार्केट करने में आप 60 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो मार्केट करने का खर्चा तो इवेंचुअली कम हो जाएगा। अगर आप वेल स्टेब्लिश ब्रांड क्रिएट कर दिया तो वो खर्चा धीरे धीरे कंट्रोल होगा, और जैसे वो कंट्रोल होगा आपके मार्जिन क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। तो ये आपके इंटरनल बाइफिकेशन के लिए नहीं, बट आप कोई नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो, यू शुड बाइफिकेट लाइक दैट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखना, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। सो एक बार रीड करना यहाँ पे, कंट्रोलेबल कॉस्ट इज एन एक्सपेंस दैट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन। इट इज कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। उनको पता है कि ये खर्चा इतना कर सकते हैं, कम करना हो तो कम करो,
ज्यादा करना हो तो ज्यादा करो। अनकंट्रोलेबल कितना है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट दोस व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक मेंबर और अंडरटेकिंग, दैट इज टू से व्हिच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। लाइक याद करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई बिजनेस को वैल्यू कर रहे हो ना ये बिजनेस में, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का बाइफिकेशन क्या है। क्लियर है? मान लो मेजर कंपोनेंट अनकंट्रोलेबल है, मान लो कंपनी का टोटल खर्चा साल का 10 लाख रुपए है और कंपनी का रिसिप्ट जो है ना वो 15 लाख है, तो कंपनी अभी कितना कमा रही है? 5 लाख रुपीस कमा रही है। क्लियर है? अब ये 10 लाख में क्या है कि 8 लाख रुपए जो है ना वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है और 2 लाख कौन सा है? कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मीन्स व्हाट? कि कुछ भी हो जाए वो खर्चा होगा, आपके हाथ में नहीं। लाइक इंश्योरेंस ऑफ द प्रेमाइसिस, आप क्या करोगे? वो तो देना ही है। रेंट ऑफ द प्रेमाइसिस, ये देना ही है आपको। आप उसके हाथ, ये आपको चेक करना पड़ता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो 8 लाख तो देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो आप कट नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि एक कंपनी का टोटल कॉस्ट 10 लाख है, बट उसमें अनकंट्रोलेबल जो है ना वो 3 लाख है और 7 लाख रुपए क्या है? खर्चा हो रहा है बट अपने कंट्रोल में। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल इंक्लूड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। वो ना डिपेंड करता है कि कितने यूनिट बनाओगे तो खर्चा होगा ना मटेरियल लेबर का। फिर डोनेशन है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये तो अपने हाथ में है। मान लो कोई साल एकदम बुरा है तो आप डोनेशन दोगे? और कोविड के टाइम पे मांगने जाना था, पता चले कि आप डोनेशन दो। तो अगर आप ये कब हेल्प करेगा पता है? कि एडवर्स सिचुएशन में आप कितना सर्वाइव कर पाओगे ना, वो ये बाइफिकेशन आपको बताएगा। अगर ज्यादा कंपोनेंट आपका कंट्रोलेबल है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो आप एडवर्स सिचुएशन में भी संभल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका मेजर कंपोनेंट अनकंट्रोलेबल है तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगा, बिकॉज मार्केट सिचुएशन तो कभी भी बदल सकता है। तो मार्केट सिचुएशन बदली और चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट इज अनकंट्रोलेबल। अगर अनकंट्रोलेबल है तो फिर आप फंस सकते हो। ठीक है? तो ये बाइफिकेशन इस तरीके से है कि कंट्रोलेबल है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो अपने मर्जी से। लाइक आप एक बार लिस्ट ऑफ एक्सपेंस देखना, मटेरियल, लेबर, डोनेशन, ट्रेनिंग कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन, ये सब सारे ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है? और अनकंट्रोलेबल कौन सा है? अनकंट्रोलेबल है आपका डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एडमिन ओवरहेड, रेंट एलोटेड, एवरीथिंग। ठीक है? वो आपका अनकंट्रोलेबल। राइट? नेक्स्ट देखना, चलो। नॉर्मलिटी से एक है आपका नॉर्मल कॉस्ट और एक है आपका एबनॉर्मल कॉस्ट। याद है ऐसा कुछ? क्या था नॉर्मल कॉस्ट? जो जनरली अगर कॉस्ट होता है वो सारे नॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब एक्सीडेंटल कॉस्ट। आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसिस से मान लो फायर हो गया है और आपको 1 करोड़ का लॉस हुआ है, तो वो एबनॉर्मल है। और एक चीज क्या याद रखना था, नॉर्मल कॉस्ट विल बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। आपके प्रीमाइसिस में फायर हुआ, बोले 1 करोड़ लाओ, कस्टमर्स वाले से मांगने लगे, ऐसा नहीं होगा आपका अपना। ऐसा थोड़ी होगा, आप मान लो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो 50 रुपए में, ठीक है, उसको बनाने का 40 रुपए खर्चा है। अब आपके यहाँ 1 करोड़ का लॉस हुआ, तो जैसे ही आपका वो फायर वो सब कंप्लीट हुआ, आप दूसरे दिन से ये बोलने लगो कि हम 80 में बेचेंगे, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का लॉस हुआ है। तो वो नहीं होगा ना, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम योर कस्टमर। नॉर्मल कॉस्ट इज ऑलवेज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, एबनॉर्मल कॉस्ट आपको खुद बेयर करना पड़ता है, दैट इज योर लॉस। एंड ये बाइफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके। फिर आप देखना रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये सबसे सिंपल है। ठीक है? रेवेन्यू मींस जो आपके डे टू डे बिजनेस में आएगा। ठीक है? कैपिटल इज अ काइंड ऑफ कि आप कोई फिक्स असेट परचेस कर रहे हो तो वो कैपिटल नेचर है। यहाँ पे मैंने दिया है परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, रेंट, ये सब वेजेस, ये सब आपके रेवेन्यू है। परचेस ऑफ फिक्स असेट ये आपका कैपिटल हो जाएगा। ये आप रीड भी कर सकते हो एक बार, क्लियर कि क्या क्या एग्जैक्टली कैपिटल में आएगा। ओके। चलो ये बाकी रहा, ये भी करते हैं अपने। ये प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, याद है? ये प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट मींस व्हाट? कि इट इज अ, ये अगर आपको बाइफिकेट करना हो ना तो पीरियड कॉस्ट इज काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट, कि वो टाइम के साथ है। जैसे रेंट है तो पीरियड कॉस्ट है, वो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, बनाने का खर्चा नहीं है, बट वो आपका टाइम के साथ लगेगा। जैसे इंश्योरेंस ऑफ द प्रेमाइसिस है, किसी का सैलरी है, अकाउंटेंट का सैलरी, ये आपका पीरियड कॉस्ट है। ठीक है? और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है कि जब आप बनाओ ना, जो आप प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो ही खर्चा होगा। इट इज योर मटेरियल, लेबर, ये सब। क्लियर है? तो अगर अपने को एक और बाइफिकेशन करना हो, अगर इसको समझना हो, तो ये काइंड ऑफ फिक्स इन नेचर होता है और ये जनरली क्या होता है? वेरिएबल, जनरली। जनरली क्लियर है? एक बार रीड कर दे।
द कॉस्ट आर रिलेटेड टू द रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब बनाओगे तब खर्चा लगता है। एग्जाम्पल बोलना हो तो यहाँ पे दिया होगा, देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर है? और अगर आपको पीरियड कॉस्ट देखना हो तो रेंट ऑफ हेडक्वार्टर, जनरल एडमिन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस, ये आपके सारे क्या है, पीरियड कॉस्ट है, कि वो टाइम के साथ आपके साथ खर्चा लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? एक और बाइफिकेशन ये था, ये आप ध्यान से देखना। चलो, बाय टाइम एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लियर है? ये किसके साथ था? एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ या तो विदाउट प्रोडक्ट भी वो खर्चा लगेगा, जिसको अपने पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ओके, बाय टाइम रेडी करना हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड, और बाय प्लानिंग एंड कंट्रोल इट इज बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। सी, ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको वो स्कोप ऑफ दी कॉस्टिंग बोला था, आपने ये बोला कि एक यूनिट बनाने में आपका 5,000 रुपए का खर्चा है, और आपका बजट ये कहता है कि पूरे साल में हम 1,000 यूनिट बनाएंगे। तो 1,000 इंटू 5,000 करें तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 50 लाख। इसको कहते हैं बजटेड कॉस्ट। ये आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैलकुलेट की कर दी जाती है। करेक्ट? अब है ना, मान लो आपका एक्चुअल आपने 1200 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 1200, और खर्चा हुआ 62 लाख। खर्चा कितना हुआ? 62 लाख। तो आप स्ट्रेट अवे ऐसा कह सकते हो क्या कि 50 लाख वर्सेस 62 लाख, 12 लाख रुपए ज्यादा हो गए? ये स्ट्रेट अवे कंपेरेबल है? नहीं है कंपेरेबल। वो 50 लाख तो 1,000 यूनिट का था, आपने 1200 बनाया तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा होगा। तो 1200 इंटू 5,000 करो तो एक बार, ये होगा कितना? 60 लाख। 60 लाख होगा ना। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, किसी 200 यूनिट ज्यादा बनाए तो लीनियरली कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज कुछ फिक्स कॉस्ट भी होता है। बट वो अपने डिस्कशन नहीं करे, सिंपल रखो अपने कि एक यूनिट बनाने का 5,000 है, तो 1,000 बनाने का कितना खर्चा लगता है? 50 लाख। ये है बजटेड कॉस्ट, कि मैंने बजट बनाया था ना, तब मैंने ये सोचा था कि 50 लाख का खर्चा होगा। एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड और बजट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देख सुनना आप लोग। बजटेड कॉस्ट जो है ना, इट इज अ, ध्यान से सुनना, इट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर बजटेड क्वांटिटी। बजटेड कितना? 1,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? इट इज एन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। आपने 1200 बनाया ना, तो 1200 बनाने में तो 60 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए। अब आपको ना, जब आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे कि कितना खर्चा होना चाहिए वर्सेस कितना हुआ, यू विल कंपेयर 60 लाख वर्सेस 62 लाख, कि 60 लाख की कंपेयर में कितना हुआ? 62। 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा हुआ, और फिर रीजन ट्राई करेंगे कि भाई 2 लाख क्यों ज्यादा हुआ। समझ में आ रहा है ना? 50 लाख और 62 लाख का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। 50 लाख तो 1,000 यूनिट के थे, वो बजटेड क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट था, और 60 लाख रुपए क्या है? इट इज अ टोटल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो होता क्या है, एक बार वापस से ध्यान से सुनना। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आप जो ये स्टेटमेंट बनाते हो ना, बजट, यहाँ पे मान लो आपने बजट बनाया और आपने ये बोला था कि 50 लाख का खर्चा होगा, फिर है ना एक्चुअल खर्चा जो भी हुआ, मान लो 62 लाख रुपीस हुआ, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जब रिकंसिलेशन करने बैठता है ना, तो बजट को लेके नहीं बैठता है, वो बजट से एक और स्टेटमेंट बनाएगा। वो बनाएगा कि भाई 1,000 पे 50 लाख था, हमने तो 1,200 बना दिए, तो 50 लाख तो कंपेरेबल बेस है नहीं। तो ईयर एंड में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक बार ध्यान देना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, इसका एक कॉस्ट शीट बनाया जाएगा। आई होप इसमें और बजट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल रहा है। बजट 1,000 के लिए बना होगा, वो बेस है, उसको बेस लेके हम 1,200 के लिए बनाएंगे, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। किसको क्या कहते हैं? अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो कितना आया? 60 लाख। एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है, मैं वापस से बोल दूं कि 1,000 पे 1,000 इंटू 5,000 50 लाख, तो 1,200 इंटू 5,000 करो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप यूनिट ज्यादा बनाओगे ना, तो सारा 5,000 खर्चा थोड़ी होना है, जिसमें फिक्स है वो तो नहीं होगा ना, वेरिएबल ही आगे होगा। बट वो डिस्कशन को अपने कंटिन्यू नहीं कर रहे, उसको जाने दो। मान लो सारा वेरिएबल ही है, तो 1200 बनाने में 60 लाख होगा। 60 लाख वर्सेस एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, वो कितना है? 62 लाख। तीनों टर्म समझ में आ रहा है? बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके इंटरमीडिएट में ही, क्योंकि ना ये जो रिकंसिलेशन ऑफ वेरिएंसेस है ना, कि 60 से 62 क्यों हुए, वो अपने को ढूंढना है। ठीक है, इसको कहते हैं रिकंसिलेशन ऑफ वेरिएंसेस। और उसमें बहुत बार वो लोग डेटा क्या देंगे? 50 लाख। फिर आप 50 और 62 को कंपेयर करोगे ना, तो रॉन्ग कंपैरिजन है। 50 से आपको कहां पहुंचना है? पहले 60 पे पहुंचना है, 60 टू 62 का कंपेयर करना है, 60 से लेके 62 का।
वो डिफरेंस को अपने क्या कहेंगे कि ये वेरिएंस है, ये डेविएशन हुआ 2 लाख रुपए, राइट। चलो आप आ जाना वहां पे। आई होप ये बजटेड कॉस्ट एंड देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर अ बजटेड लेवल ऑफ आउटपुट, राइट, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये एस्टिमेटेड ही है ना कि इतना होगा, हुआ तो 62 है, क्लियर है, ओके। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि कोई भी आप बजटिंग एक्टिविटी करते हो ना, बजटिंग एक्टिविटी, तो आपके मन में आए वो नंबर नहीं लेते अपने, पहले पीछे क्या खर्चा हुआ है वो देते हैं, चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। उसके बेसिस पे जो आप बजटिंग एक्टिविटी करते हो उसको क्या कहते हैं अपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कि आपने मान लो मटेरियल का बनाने का खर्चा लगा था, 1 यूनिट बनाने का खर्चा पास्ट में 50 लगा था, बट इस साल है ना मटेरियल का रेट बढ़ा है और शायद बढ़ सकता है, तो 50 रुपए तो पास्ट में लगे थे, जिसको क्या कहोगे आप, हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 यूनिट बनाने का। अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले साल क्या लगेगा, तो उसको कहेंगे अपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कि भाई पहले से अपने डिटरमाइन किया है। दे आर कंप्यूटेड इन प्रोडक्शन कीपिंग इन अ व्यू ऑफ पास्ट कॉस्ट एंड फ्यूचर। मतलब ये प्री डिटरमाइन जो बजटिंग एक्टिविटी होती है ना, उसमें प्री डिटरमाइन कॉस्ट प्लॉट किया जाता है, और प्री डिटरमाइन कॉस्ट कैलकुलेट करने में आपके पास्ट का रेफरेंस होता है कि 50 है, चलो कितना चेंज होगा, उसको बेस लेके आप प्री डिटरमाइन कॉस्ट कंप्यूट करते हो। ये कहाँ हेल्प करता है आपको, बजटिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है, बजट बनाने में, राइट। चलो नेक्स्ट देखना आप लोग, ये आपका लास्ट डिस्कशन है, दैट इज अबाउट मैनेजरियल डिसीजन के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो ऐसे 7 कंपोनेंट अलग अलग होंगे। पहला क्या है कि दे विल क्वांटिफाई मार्जिनल कॉस्ट। क्यों करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट, टू चेक आउट कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट, कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए तो खर्चा कितना होगा। बिकॉज अगर मेरे को एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चलो समझ आ गया। मार्जिनल कॉस्ट क्या, एक बार रीड करना, कॉस्ट द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कि आप 80,000 यूनिट बना रहे हो, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में आपको एक्स्ट्रा कितना खर्चा लगेगा। ये क्या हेल्प करेगा आपका, वो डिसीजन मेकिंग में, कि अभी 80,000 बना रहे हैं, अब एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर कोई मांगने आता है तो हम उसको कितने में बेच सकते हैं। तो पहले ये पूछना पड़ेगा बनेगा कितने में, ठीक है, जो अपने वेरिएबल और फिक्स वाला एग्जांपल दिया था वही, करेक्ट। तो मैनेजर ये ना, ये बाइफिकेशन क्यों हो रहा है पता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, तो वो इस तरीके से बाइफिकेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। फिर है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो जनरली है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे बजट बनते हैं, और बहुत सारे बजट में एक बजट होता है कैश बजट। कैश बजट होता है ना, कि मेरे को कितना रिक्वायर्ड है, और मान लो पूरे साल में आपको अगले साल 50 लाख का खर्चा करना है, तो 50 लाख का खर्चा करना है तो उसका कैश भी मैनेज करना पड़ेगा, 50 लाख लाने पड़ेंगे। तो 50 लाख के खर्चे में बहुत बार क्या होता है कि कुछ नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, लाइक डेप्रीशिएशन है 7 लाख, तो वो कहीं से ढूंढने नहीं जाना है, वो तो डेप्रीशिएशन है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, या फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट मैनेजमेंट विल मैनेज दैट मनी, ये पैसा कहां से आएगा। अगर आप बोलो कि अगले साल मेरे को 1 करोड़ का खर्चा करना है, तो 1 करोड़ के खर्चे के लिए कहीं से लाना पड़ेगा ना 1 करोड़, तो वो जो लाना पड़ेगा ना 1 करोड़, उसके लिए टोटल एक्सपेंस इज नॉट अ मटेरियल थिंग, उसमें पैसा जा कितना रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, कैश कितना जा रहा है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज अ पोटेंशियल फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ कैश दैट मैनेजमेंट नीड टू डिसाइड वेदर और नॉट मेक, करना है कि नहीं करना है वो उनको डिसाइड करना है। बट ये टोटल कॉस्ट नहीं, आई होप ये समझ आ रहा है आपको। टोटल कॉस्ट में से जो नॉन कैश आइटम्स है उसको साइड करो, आउट ऑफ पॉकेट कितना दे रहे हो आप, खुद का पैसा कितना लग रहा है वहां पे, वो नंबर। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या था, ये आपने लेटर पार्ट में ही कंप्लीट किया डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मींस व्हाट, कि आप मान लो आपका 1 लाख यूनिट का कैपेसिटी है, आप 30,000 अगर यूनिट बना रहे हो ना, तो 15 लाख का खर्चा होगा, और अगर आप 40,000 यूनिट बना रहे हो तो 18 लाख का खर्चा होगा। तो नंबर लिख रहा हूँ, मान लो टोटल कैपेसिटी इज व्हाट 1 लाख यूनिट, इसका 30% कितना होता है 30,000, और 40% कितना होता है 40,000। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 2 आउटपुट लेवल। मान लो आपको ये 30,000 अगर बनाना है ना, तो टोटल खर्चा कितना होगा। तो अगर आपको ये ब्रेन लग रहा है कि सर 30,000 में 15 लाख है, तो 40,000 में कितना होगा, तो ये रॉन्ग माइंडसेट है ना। मतलब 30,000 यूनिट बनाने में अगर 15 लाख खर्चा हो रहा है, तो 40,000 में 20 लाख थोड़ी होगा, ज्यादा कैसे।
इसमें कुछ फिक्स होता है। आई होप समझ में याद आ रहा है आपको। लेट्स एक बार ध्यान दो, ये 15 लाख में एक फिक्स कॉस्ट है आपका 6 लाख रुपए का और एक वेरिएबल कॉस्ट है 9 लाख रुपीस का। तो अगर आप 40,000 बनाओगे, एक बार देख लो ध्यान से, 40,000 अगर बना रहे हो, 40,000 बना रहे हो तो फिक्स कॉस्ट तो 6 लाख ही लगेगा। अब ना वेरिएबल कॉस्ट चेक करो आप, टोटल 9 लाख रुपए फॉर हाउ मेनी यूनिट, 30,000। तो कैलसी में करो ना 9 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, करो 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 रुपीज पर यूनिट है। अब आपको 40,000 यूनिट है तो 40,000 बनाने में कितना खर्चा लगेगा, 12 लाख रुपए, 40,000 इंटू 30, राइट। रहने दो। सो ये टोटल खर्चा कितना होगा, 18 लाख। ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए आपको। अगर आपको एक बार सुनना ध्यान से, आपको अगर ऐसा लगा कि 30,000 पे 15 लाख तो 40,000 पे 20 लाख, ये मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको समझ में आना चाहिए इससे कम खर्चा होगा, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि फिक्स कंपोनेंट नहीं है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, बहुत सिंपल है कि आप दो अलग लेवल पे अगर काम करते हो तो अलग अलग लेवल पे कितना टोटल कॉस्ट होगा, इट विल हेल्प फॉर अ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है कि भाई हम कितने लेवल पे ऑपरेट करें। चलो ध्यान देना, आप लोग कंप्लीट करने आए आपने, अभी मजा निकल जाएगा। संक कॉस्ट क्या था, संक कॉस्ट वर्ड याद है आपको, ये लास्ट लेटर पार्ट में। संक कॉस्ट इज व्हाट, इट इज ऑलरेडी इंकर्ड। लाइक आप समझो ध्यान से, यहाँ पे ये ऑलरेडी इंकर्ड कॉस्ट है। मान लो आप है ना, आपने यहाँ पे एक फैक्ट्री ले ली रेंट पे और 10 लाख रुपए का रेंट दे दिया पूरे साल का। अब है ना, आपके पास एक प्रोडक्ट आया है कि यही प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट करो। तो वो प्रोडक्ट के डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये नहीं देखना है कि 10 लाख का रेंट दिया, वो तो दे दिया ना आपने। वो प्रोडक्ट में क्या देखना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल क्या है। सी मार्जिनल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, इट एक्सट्रीम ऑपोजिट नंबर है, दोनों ऑपोजिट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा। संक कॉस्ट क्या है कि क्या हो चुका है। तो संक कॉस्ट है ना, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और मार्जिनल कॉस्ट इज अ रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या कह रहा था कि आप 1 लाख यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हो तो 1 लाख बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, या 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हो तो उसमें बनाने में कितना खर्चा लगेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है। और संक कॉस्ट क्या है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, इट इज जनरली फिक्स इन नेचर, उसको आपको बाद में वापस करना नहीं है, ये हो चुका है एंड इट इज इररिलेवेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक फैक्ट्री रेंट पे लिया हो, अगर उसको मजा आ रहा था, ऐसा है। चलो रीड करना, संक कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अ रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, कॉस्ट दैट हैज बीन ऑलरेडी इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। क्लियर, जनरली इट इज फिक्स इन नेचर। अयो भी ये ना लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। फिर ये दोनों ना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में जनरली कंफ्यूजन हो सकता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास एक कोई मशीनरी है तो वैसी की वैसी मशीनरी अगर आप वापस लाओ तो कितना खर्चा लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली इसको आप मार्केट वैल्यू कह सकते हो। क्लियर है कि ये मशीन का मार्केट, एक बार रीड करो चलो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ टर्म रिफरिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस मस्ट बी इंकर्ड, यहाँ आएगा। लिखना आप लोग, फॉर रिप्लेसिंग करंट असेट। ये मैं शेयर कर दूंगा, वापस से रीड करना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ टर्म ऑफ रिफरिंग द अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस मस्ट बी इंकर्ड फॉर रिप्लेसिंग करंट असेट। जो भी आपके पास करंट में असेट है, अगर उसको आपको रिप्लेस करना हो, ठीक है, तो कितना पैसा अभी लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपके है ना फिक्स असेट में एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू, और तीसरा एक टर्म क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है। जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू सेम होता है। मान लो अपने पास ये प्रोजेक्टर है
तो मेरे को ये रिप्लेस करना हो अभी, इसका बुक वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अभी मान लो अपने 40,000 में लाए थे तो डेप्रिशिएट करते करते 20,000 हो गया, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। सपोज वी वांट टू रिप्लेस दिस, तो रिप्लेस दिस मतलब क्या है कि ऐसा ही नया ला दे, तो ऐसा ही नया लाए तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है दैट इज जनरली व्हाट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जनरली वही कहते हैं अपने, ठीक है। बट कभी कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है, क्लियर है। मान लो कि ये जो है सेम अगर आपको नया लाना हो तो 50,000 रुपए का है, बट मेरे को ना ऐसी कंडीशन का ही दूसरा लाना है तो शायद सेकंड में मेरे को 35,000 में भी मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा ना। तो ये सेटअप को रिप्लेस करने का आपको कितना खर्चा लगेगा, वो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली इट इज मार्केट प्राइस, बट थोड़ा टर्म अलग है कि आप ऐसा ही सेम सेकंड में ला दो, वो 35,000 में मिल रहा है, तो फॉर यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 35,000, भले मार्केट में 50,000 हो, क्योंकि आपको तो ऐसा ही चाहिए ना, नया थोड़ी मांगा था, सेम कैटेगरी का वापस मांगा था, राइट। बट कभी कभी क्या है, पुराना मिल ही नहीं रहा है तो आपको तो नया ही लाना पड़ेगा, नया लाओगे तो फिर आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डन। फिर है ना इंप्यूटेड एंड नोशनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दोनों में ना आपको कंफ्यूजन रहेगा, एक बार रीड करते हैं अपने। इंप्यूटेड कॉस्ट मतलब नोशनल कॉस्ट, राइट, आर कॉस्ट एसोसिएट विद अलॉटिंग अ रिसोर्सेज टू वन कोर्स ऑफ एक्शन, thereby foregoing any possible benefit generated from the other option of utilizing those same resources. ऊपर से गया, opportunity cost is the value of what you lose when you choose from two or more alternative. क्लियर है, से सिंपल कर देते हैं, देखो ध्यान से। मान लो आपके पास है ना एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है आपके पास, ऐसे ही फैक्ट्री पड़ी है, राइट, और अभी उसका कोई यूज नहीं है। अब ना आपके पास एक प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट लॉन्च करने का ऑप्शन आया है। आपके पास एक फैक्ट्री पड़ी थी जिसको आप यूज कर सकते हो आइदर फॉर प्रोडक्ट ए और फॉर प्रोडक्ट बी। ओके, सो आपने क्या चूज किया कि चलो अपने चेक कर दे कि इसका टोटल बेनिफिट क्या होगा दोनों में से, तो आपने डिसाइड किया कि इन दोनों में से बेनिफिट क्या है, ए ज्यादा बेनिफिट है, तो अल्टीमेटली यू विल गो विथ व्हाट, ए। तो ए में आपने ना टोटल उसका इनकम निकाला, तो वो आया था 5 CR और कॉस्ट आ रहा था आपका 3.5 CR, तो 1.5 CR आपका क्या आया, प्रॉफिट, और बी का क्या आ रहा था 5 CR एंड 4 CR और 1 CR आ रहा, तो आपने इस वजह से किसको सिलेक्ट किया, ए को। अब ना आप ध्यान से देखना, अगर मेरे को इन दोनों में फाइट करना था तो ए बेटर है। ए कितने से बेटर है, 50 लाख से। ये 50 लाख अगर निकालना हो ना तो यू हैव टू कीप अ 1 करोड़ एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको ए अगर आके बोले ना कि मैंने आपको 1.5 करोड़ कमा के दी है, तो उनको बोलना पड़ेगा कि आप नहीं होते तो भी 1 करोड़ तो आता, आपने एक्स्ट्रा कितना कमा के दिया, 0.5 करोड़। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करते हो ना कि ए ने एक्स्ट्रा कितना दिया, मेरे पास दो चॉइस थी, राइट, दो चॉइस थी, ए और बी, तो ए पे आप गए तो बी को आपने छोड़ दिया, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वो कितना था, 1 करोड़, तो ऑब्वियसली ए आपको 1 करोड़ से ज्यादा ही कमा के दे रहा होगा, तो इंक्रीमेंटली कितना कमा के दिया उसने आपको, 0.5 करोड़। तो अगर आपको 0.5 करोड़ निकालना है तो 1 करोड़ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रखना पड़ेगा, कॉस्ट शीट में नहीं रखा जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि आपका टोटल कॉस्ट 4.5 करोड़ है, 4.5 करोड़ नहीं है, 3.5 है, बट जब डिसीजन लेने होते हैं ना तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप रखते हो, क्लियर है। तो एक बार राइट वापस से रीड करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, opportunity cost is the value of what you lose when you choose from two or more alternative। दोनों में से अगर आप दो या उससे ज्यादा है, मतलब बहुत सारे है, आपने एक सिलेक्ट किया तो बाकी सबको जाने दिया ना, बाकी सबको जाने दिया। जैसे अगर 3 अल्टरनेटिव रखे, मान लो प्रोडक्ट ए बी और सी, ये आपको 1.5 करोड़ कमा के देगा, ये 1 करोड़ और ये 0.8 करोड़, क्लियर है। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, तो ए को सिलेक्ट किया तो 1.5 करोड़ का आपका इनकम आएगा। ए को सिलेक्ट किया तो छोड़ा ना किसी को, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, किसको छोड़ा आपने, बी को कि सी को कि दोनों को, तो व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 1.8 इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। दोनों आप मतलब कर तो एक ही सकते ना, आपको ये तो 10 ऑप्शन है तो 10 का टोटल करते आप कि मैंने इतना छोड़ दिया, कर एक ही पाओगे आप समझो, यहाँ पे मैं 10 लिख दूं ABCD, तो इसका टोटल तो 50 करोड़ हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे कि 1.5 करोड़ कमाने के लिए 50 करोड़ छोड़ा है। आपने क्या छोड़ा पता है, कि ये बहुत सारे ऑप्शन छोड़े, इसके अलावा बेस्ट क्या था, बी, मतलब उनके इंटरनल फाइट में सबसे बेस्ट क्या था, बी। तो फॉर दिस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1 करोड़।
क्योंकि आप इनमें से कर तो एक ही पाओगे ना, कुछ 4 10 15 में से एक ही कर पाते। आपने ए सिलेक्ट किया तो बाकी सबको छोड़ा, बाकी सब में बेस्ट जो था ना, दैट इज योर व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब है ना नोशनल कॉस्ट क्या है? नोशनल क्या समझते हो आप नोशनल से? नोशनल वर्ड सुना है? नोशनल, नोशनल मींस इट इज नॉट एक्चुअल। वो नोशनल ही है, मतलब है नहीं और आप कंसीडर कर रहे हो। लाइक एक बार ध्यान देना, हाँ, लाइक इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी फैक्ट्री ऐसे ही पड़ी थी, ठीक है, आपने ना ए और बी में से फाइट करके ए को सिलेक्ट किया। ए और बी का जब फाइट था ना, तो आपने 1 करोड़ अगर कंसिडर कर रहे हो तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। अब आपने बी ए सिलेक्ट कर दिया 1.5 करोड़ में, और आप एक नया लेके आए कि ये तो आप आ गए, वरना फैक्ट्री अभी तक तो कोई था नहीं ना। अब अभी होता तो आप दे दो चुके थे रेंट पे, ऐसे ही फैक्ट्री पड़ी थी। तो आपने 1.5 करोड़ के सामने अब ये बोलना स्टार्ट किया कि ये फैक्ट्री का रेंट है 80 लाख रुपए। तो 1.5 करोड़ में से 80 लाख रुपए माइनस करे तो आप ये बोलो कि 0.7 करोड़ आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हुआ ए के साथ जाने में। तो ये 0.80 जो आपने डाला ना, या 80 लाख, इट इज कॉल्ड नोशनल कॉस्ट, इट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट। दिया थोड़ी किसी को। मान लो फिर आप ये बोलने लगो कि आपने पैसा लगाया, तो पैसे लगाया तो वो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट किसी को दिया नहीं है, बट फिर भी आप उसको अगर काउंट करो ना, एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है बट आप काउंट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नोशनल कॉस्ट। सुनना ध्यान से, अगर आपका फैक्ट्री ऑलरेडी रेंट पे था, जहां से 80 लाख रुपए रेंट आ रहा था, और आपके पास एक ही प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट ए का 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 1.5 करोड़ के सामने आपने 80 लाख जाने देने पड़ेंगे। देन 80 लाख बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप समझो ध्यान से, क्योंकि वो आ रहे थे आपके पास और आपने उसको छोड़ के प्रोडक्ट ए में गए, बट आपने रेंट पे दिया ही नहीं था, आपकी फैक्ट्री ऐसे ही पड़ी थी, और आप ए बी सी डी में से एक ए को लाए और 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आया, और अब आप बोल रहे हो कि आप नहीं होते तो रेंट पे दे देते हम। देन दैट 80 लाख बिकम नोशनल कॉस्ट, क्योंकि वो इनकम आपने छोड़ी नहीं है, ये आप गिनवा रहे हो सिर्फ कि ये रेंट पे भी जा सकता है। वो तो जाएगा तब देखा जाएगा ना। अगर जा रहा होता ना, देन इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर नहीं जा रहा फिर भी आप गिनवा रहे हो, इट इज कॉल्ड व्हाट, नोशनल कॉस्ट। क्लियर? ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, बट है डिफरेंस। क्लियर है? नोशनल मतलब जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और आप कैलकुलेट करवा रहे हो। अपॉर्चुनिटी मींस क्या है वो, बट उसको आपने छोड़ा बिकॉज आपको उससे बेटर अल्टरनेटिव मिला था, राइट। सो दैट्स इट, दैट इज एंड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब है ना दूसरा जो लेक्चर होगा ना, उसमें बाकी की थियरी होगी, और थर्ड लेक्चर में कुछ 2-3 सम करेंगे, एंड दैट्स इट, डन ना। ये मैं शेयर कर देता हूं आपको।